प्यार परिचार तो आप सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा हूँ इस हमारी जबरदस्त सेशन पर, जिसका नाम है एनसीईआरटी बेस। एक ऐसा मिशन 2025 में हमने शुरुआत किया था जहां पर आने वाली जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन रहेगी या उसमें आपको जॉब मिलने वाली, जैसे कि DSSS, KVS, सीटेट, BPSC जितने भी रहेगी, उन सभी के PYQs हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी से बनकर सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचने वाले और मोबाइल से आपके दिमाग में चढ़ने वाले। सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारी जबरदस्त सेशन को। और सबसे पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के साथ। अक्सर जिंदगी में ऐसे कुछ पल आते हैं कि जहां पर आपको लगेगा कि शायद ये वो पल नहीं जिसका मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं, ये वो पल नहीं है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं, पर अक्सर हम हार मान जाते हैं बीच में ही। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है, अल्लाह ने आपको जो है वो इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी बख्शी है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक आपकी सांस चल रही है, फिर से बता रहा हूं, जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब समझ लो, कुछ भी कर सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर है सभी को? चलो तो इसी जबरदस्त मोटिवेशन के साथ कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है और जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो तब तक मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए जी। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपकी सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। चलिए बताइए। ये जी हाँ, हर एग्जाम जो 2025 में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली है, वो हर एग्जामिनेशन के लिए ये जो क्लास है आपके लिए कारगर रहने वाला है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, पहला बोला गया है कि उसमें इनर्शिया नहीं होता है, तो ये सरासर गलत रहेगा। इट हैज नो मास, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, उसमें द्रव्यमान नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, माने कि इस पर कार्यरत बल संतुलित होते हैं। जी बिल्कुल सही बात बोले, यही आपका उत्तर रहेगा। आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सभी का सही उत्तर रहने वाला है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है। हम सभी ने न्यूटन का पहला नियम पढ़े हैं। कितने लोगों को न्यूटन का पहला नियम पता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम, ठीक है, ये बोलता है कि जब कभी भी कोई चीज अपने स्थिर कंडीशन में है या अपनी बैलेंस कंडीशन में है तो वो स्थिर जगह पर ही रहेगी। अगर कोई चीज कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही आगे चलती जाएगी। ये तब तक होगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। फिर से बता रहा हूं, ये तब तक चालू रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। और इसीलिए इसीलिए यहां पर न्यूटन के पहले नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, ये जो बड़ा सा गोला आपको नजर आ रहा है, ये कांस्टेंट यानी कि अपनी स्थिति में मौजूद है, जीरो माने कि खड़ा है, तो क्या इसमें इनर्शिया रहेगा? यस और नो? सभी लोग मुझे बताएंगे। चलिए बताइए जी। चलिए सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे, क्या इसमें इनर्शिया रहेगा? जी बिल्कुल इसमें इनर्शिया है, इसमें इनर्शिया है। अगर ये चीज ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो एक बात मुझे बताइए, ये सीधे गति से चलती जा रही है, तो क्या इसमें इनर्शिया है? जी बिल्कुल इसमें भी इनर्शिया है, इसमें भी इनर्शिया है, इसमें भी जड़त्व है, इसमें भी क्या है? जड़त्व है। तो जड़त्व मतलब क्या होता है? जड़त्व मतलब यह होता है कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी या उसकी कांस्टेंट जो रेस्ट वाली पोजीशन है उसे कायम रखना मतलब होता है इनर्शिया, मतलब होता है इनर्शिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके हिसाब से आपका पहला नियम क्या आएगा? ये हो गया, इसका आंसर आपका थर्ड आ गया।
और उसी तरह से एनसीईआरटी अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कि मैंने आपने ये वाला गेम अक्सर खेला होगा, कितने लोगों ने ये टग ऑफ वॉर खेला है, रस्सी खिंचाई का खेल खेला है? सभी ने खेला होगा, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है लगभग सभी ने अपने बचपन में ये रस्सी खिंचाई का खेल खेला होगा। एक बात मुझे बताइए, ये जो भाई साहब हमारा बंटी है, हाँ ये हमारा बंटी है और ये भाई साहब हमारा सोनू है ना, ये बंटी और सोनू दोनों भी रस्सी खिंचाई खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। मान लीजिए दोनों ने समान जो है बल लगाया, मान लीजिए इसने इस रस्सी को माने कि बंटी को खींचा भाई साहब 10 न्यूटन के बल से, और बंटी ने सोनू को खींचा 10 न्यूटन के बल से, तो बीच में अगर मान लीजिए कोई रुमाल बंदी हुई पड़ी है तो ये रुमाल किसके पास जाएगी? चलिए बताइए जी, चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर 10 न्यूटन का बल 10 न्यूटन का बल सोनू ने लगाया, 10 न्यूटन का बल बंटी ने अपनी तरफ लगाया, तो ये बीच वाला जो आपको रुमाल नजर आ रहा है किसके पास जाएगा जी? किसके पास जाएगा? ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये 10 न्यूटन का बल और ये 10 न्यूटन का बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मानिए अगर आपको पूछा जाता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रुमाल कितना रहेगा, ये जो यहाँ पे नैपकिन दिखाई दे रही है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? द नेट फोर्स बिकम 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। कितना आएगा? 0 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है? पर अगर मान लीजिए इस बंटी के साथ इसकी बबली, जैसे कि आप सभी लोग बोल रहे भाई साहब कि आज रोज डे है, आज कौन सा है? आज रोज डे है, और ये बबली जो है भाई साहब लिपस्टिक लगाकर आ गई और बंटी के साथ जो है रस्सी खिंचाई लगा रही है। अब ऑब्वियस है बबली भी कुछ अमाउंट में बल लगाएगी। मान लीजिए बबली ने 5 न्यूटन का बल बंटी के साथ लगा लिया, तो हमारा सोनू कहां पर जाएगा भाई साहब? हमारा सोनू कहां पर जाएगा? हमारा सोनू चला बंटी के पास। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 15 न्यूटन का बल लग रहा है आपके राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे लग रहा है आपका 10 न्यूटन का बल, तो आ गया आपका 5 न्यूटन का बल। और कौन सी दिशा में लगेगा? ये बंटी की तरफ लगेगा, तो सोनू कहां पर जाएगा? ये बंटी की तरफ जाएगा। और इसी बल को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलिए बताइए सभी को क्वेश्चन विजिबल है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी सी 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं। ए, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फोर्स बोल रहा है कि बी बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। माने कि हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना? 3 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें पहचानना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो पहचानेंगे भाई साहब। पहला ए कौन रहेगा, बी कौन रहेगा और सी कौन रहेगा? एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस है इसका आंसर आप क्या आएगा? पहला तो अगर मैं ऑप्शन का चेक करूंगा तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपका? गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, माने कि पहला आ गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड बी ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर सभी लोग चेक करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है जी? ये प्रेशर होता है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन? बस सब दोनों और 2 और 3 बचा है। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, गैर संपर्क बल। कौन कौन सा है गैर संपर्क बल? पहला आता है, पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा आता है आपका चुंबकीय माने कि मैग्नेटिक फोर्स। ये तीनों प्रकार के बल जो होते हैं आपके कैसे होते हैं जी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो ऑब्वियस है यहां पर लिखा गया है आपका घर्षण, और ये घर्षण कैसा है जी? ये आपका संपर्क बल है, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। बराबर है, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी गया, तो आपका आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया।
मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। मैं अगर मैं अगर मैं अगर बात करूं मैं अगर बात करूं सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कर्षण बल कहाँ होता है? अगर मैं पृथ्वी के ऐसे स्थान की बात करूंगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो वो स्थान कौन सा है? वो होता है आपका पोल, माने की होता है आपका ध्रुव। बराबर है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा जिसे हम मून बोलते हैं, मून के ऊपर जो 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 मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो किस कारण बनती है, या मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होती है सर्वाधिक? चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी ने दे दिया है। मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं या चुंबकीय क्षेत्र की बात करता हूं, मैं चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो, सभी लोग मुझे बताएंगे कि चंद्रमा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर ज्यादा होती है या कहां पर होती है? चलिए, कोई तो दो भाई साहब सही उत्तर। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को बीपीएससी में कवर किया है। अगर बीपीएससी का हमारा 2 बजे का जो क्लास होता है, वहां पे मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने ये बताया था कि चंद्रमा के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। हो गया मोए मोए, हो गया मोए मोए। सब बुरे सर पोल पे होता है, सेंटर पे होता है। याद रखेगा कि चंद्रमा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। आप जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल की, आप जो बात कर रहे हो वो गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हो। और चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये हमने पढ़े हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द मून is equal to 1/6 times द ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स ऑन द अर्थ। ये फार्मूला जो है हमने पढ़े हैं, और इसे ही लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माने कि चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 1/6 टाइम होता है जो गुरुत्वीय त्वरण आपको अर्थ के ऊपर मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा? अर्थ के ऊपर मिलेगा। ये आपका सही उत्तर रहेगा। अब सभी लोग मुझे एक बार क्लियर कर बता देंगे, अगर मैं कोई चीज की बात करूं, मान लीजिए ये हमारी धरती है और इस धरती के ऊपर कोई इंसान खड़ा है जिसका जिसका जो मास है, जिसका जो मास मान कि इसका जो द्रव्यमान है, मान लीजिए 60 किलो का है। कितने का है? 60 किलो का है। तो वो अगर मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर चले गए भाई साहब, तो उनका द्रव्यमान कितना रहेगा? इसका द्रव्यमान कितना रहेगा जो धरती के ऊपर 60 किलो का था? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग जो है अपना खुद का दिमाग यूज कर कर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करते हैं। चलिए, अरे जोश में आंसर करो भाई साहब, क्या नींद की तरह आंसर कर रहे हो? एकदम धीमे धीमे, जोश ठंडा हो गया। अभी तो असली मुकाबला बाकी है, अभी तो धार देनी है तलवार को। अगर तलवार को धार अभी नहीं दोगे तो उस टाइम पे जो जंग लगी तलवार आपके पास रहेगी। काहे के क्वेश्चन फोड़ोगे एग्जामिनेशन के? बताओ। चलो फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने बोला है कि इसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम रहेगा, जिसने बोला है कि नो चेंज आएगा, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ी शाबाशी भाई साहब, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता। बदलता केवल क्या है जी? वो बदलता आपका वेट है। क्या बदलता है? वेट है। क्या बदलता है? वेट है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए, ये क्वेश्चन रहा आपका जो कि सिटेट में पूछा गया, यहाँ पे साल नहीं डाला गया है, कोई नहीं, सिटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग फास्ट। हाँ जी, 10 किलो कैसे रहेगा? वही तो बोल रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं। जो मास रहेगा वही मास कायम रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, सिर्फ वेट बदलता है, भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। चलिए इसका आंसर कर देंगे। असर्शन दिया है, कथन दिया है और हमें कारण दिया गया है।
कथन ये बोल रहा है कि स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। यहाँ पे बोला गया है कि कोई कार अगर अपनी जगह पर खड़ी है तो उसके ऊपर कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता, ऐसे बोला गया है। रीजन ये दिया गया है कि घर्षण बल केवल गतिशील वस्तु के ऊपर ही कार्य करता है। कितने लोग इस क्वेश्चन को जो है मानते हैं? कितने लोग कथन और कारण के बारे में सेटिस्फाई है? और सभी लोग आंसर करेंगे। एक बात मुझे बताइए, हमने घर्षण के 3 प्रकार पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा है। पहला ही प्रकार था, उसे बोले थे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोले थे जी? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे हमने बोला था स्थैतिक घर्षण। क्या बोले थे? स्थैतिक घर्षण। ये कब लगता है? ये कब लगता है? ये तब लगता है जब कोई चीज अपनी रेस्ट पोजीशन पे खड़ी हो, और इसके ऊपर आप जब बल लगाओगे तो उस बल को विरोध करने वाला जो घर्षण होता है वो कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। माने कि यहां पे जो बोला गया है कि देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी कार, ये तो गलत है। तो स्टेशनरी कार के ऊपर जो है कौन सा बल, कौन सा घर्षण लग रहा है? वो लग रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और उसी तरह से द फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तो अगर पहला ही स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो भाई साहब रीजन तो वैसे भी गलत ही है। मान कि आपका आंसर क्या रहेगा कि बोथ ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग। दोनों भी कैसे है भाई साहब? दोनों भी गलत है। दोनों भी गलत रहेंगे जी। चलो बताओ, अब बताओ, अब बदलो आंसर, अब बदलो आंसर, चेंज कर लो अभी आंसर। सभी लोग बोलेंगे सी डी ऑप्शन होगा जी। बिल्कुल डी सही और सही रहेगा, बिल्कुल डी सही रहेगा। और यहां पे बात हुई है, यहां पे बात किसकी हुई है? यहां पर बात हुई है कार्य की। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसे होता है। चलो शुरुआत हो जाओ। अगर मैं घर्षण द्वारा किया गया कार्य की बात करता हूं तो वो कैसे रहेगा? द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, गया कार्य, कार्य मान की वर्क कैसे होता है? चलिए, कैसे का मतलब क्या है? कैसे का मतलब क्या है? ऑप्शन ए देता हो वो पॉजिटिव रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वो 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी निगेटिव रहेगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, एक भी नहीं, एक भी नहीं। चलो जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखिएगा कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक या नेगेटिव ही रहेगा। कैसे रहेगा? नकारात्मक या नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर मुझे सभी लोग मुझे बताएंगे तो घर्षण बल, घर्षण बल, बल और विस्थापन का बीच का एंगल कितना रहता है? विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का कोण कितना क्या रहता है? कोण माने कि जिसे हम थीटा बोलेंगे। चले सभी लोग आंसर करेंगे। कितने का एंगल होता है? वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर बल गुना में डिस्प्लेसमेंट गुना में कॉस थीटा। और ये थीटा कितना रहता है? जब वर्क आपका निगेटिव हो तो याद रखेगा ये होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है जी। और उस केस में हम बोल सकते हैं कि घर्षण बल और विस्थापन दोनों भी कैसे होते हैं? एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि कोई एक बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो उसी ही समांतर दिशा में उसके विरुद्ध दिशा में लगने वाला बल, इन दोनों बलों को या इस दो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वो कैसे है? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा? इंग्लिश में लिखो। चलिए ठीक है, लिखता हूं। यहां पे देखिए आपको क्या दिया गया है। यहां पे आपको पहचानना है कि कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से। मैंने यहां पे आपको ऑप्शन नहीं दी है। यहां पे आपको पहचानना है कि असंपर्क बल कौन कौन से है। असंपर्क बल कौन कौन से? कोई एक ही संपर्क बल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन ए बी सी डी ई दिया है, इन 5 ऑप्शंस में से आपको पहचाने है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसे हम असंपर्क बल बोलते हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला, चलिए सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। अगर मैं मस्कुलर फोर्स की बात कर रहा हूं या पेशीय बल की बात कर रहा हूं
तो ये कांटेक्ट वाला होता है कि नॉन कांटेक्ट होता है? तो याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का कांटेक्ट बल होता है, संपर्क बल होता है। मैं अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं तो ये मैग्नेटिक फोर्स माने कि चुंबकीय बल कैसे होता है जी? असंपर्क बल होता है। घर्षण बल के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया है। घर्षण बल कैसे होता है? ये आपका संपर्क बल होता है, माने कि कांटेक्ट फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सही है। स्थिर विद्युत बल जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ये भी कैसे रहता है? असंपर्क बल होता है। मान के आपका आंसर क्या आना चाहिए जी? आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। दिस थ्री ऑप्शंस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बराबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? अगर मैं आपको पूछूं यहां पर ये जो आपने बी डी ई जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस माने कि असंपर्क बल के बारे में बोला है, यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है तीनों में से? चलिए देखते कितने लोग सही उत्तर कर पाते। फास्ट, जल्दी 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 आंसर देकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। चलिए बताइए जी, मैंने क्या पूछा है आपको? मैंने आप सभी को यह पूछा है कि जो आपने तीन असंपर्क बल के बारे में यहां पे मुझे बताया है, उन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आपका ई। कौन है आपका? ई। ई माने कि होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। धोखा खा गए है ना? अगर मैं आपको बोलूं इन तीनों में से ऐसा कौन सा बल है जिसका रेंज सर्वाधिक है? रेंज सर्वाधिक है। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा एरिया तक वो उसका बल जो है वो कार्यान्वित होता है, माने कि एक्टिव रहता है। कितने दूर? तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? उसका आंसर रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा माने कि पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। चले इसे भी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए। निम्नलिखित ऑप्शंस के ऊपर जो है कथन के ऊपर विचार कीजिए। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट दिया है। और आपको पूछा गया कि उपयुक्त तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वांछित क्या है? वांछित का मतलब क्या है? कौन से एलिमेंट जो है इसेंशियल है? इसेंशियल है मतलब वो लगते ही है। अगर वो नहीं रहेंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चलिए बताइए जी, क्या जल लगता है? जी हाँ, पानी लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही है जिसके बारे में भाई साहब जिसका रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। उसके बाद सनलाइट, जी बिल्कुल सनलाइट की भी जरूरत है। बिना सनलाइट के कैसे क्या चलने वाला है? काम ही नहीं चलेगा। क्लोरोप्लास्ट तो ये तो होना ही होना, ये तो बिल्कुल होना ही होना। माने कि ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबाउ। क्या आएगा? ऑल ऑफ अबाउ। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करता हूं तो पानी का कौन सा काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा काम होता है? और क्लोरोप्लास्ट का काम कौन सा होता है? कोई बता सकता है? सभी के सभी बराबर है जी, बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी लगेंगे। तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूं तो आप सभी को बताएं कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की, तो आप सभी को ये विजिबल है? आप सभी को ये प्रक्रिया, ये जो केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है? ठीक है, यहां पर अगर आप चेक कर रहे हो तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 पानी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर कर मुझे एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल रहा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका महत्वपूर्ण उत्पाद क्या होता है? क्या बोला मैंने? फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद कौन सा होता है? तो वो रहेगा आपका ग्लूकोज। सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद। अगर पूछा जाता है कि बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, गैर उत्पाद जिसे बोलेंगे, जिसका उसमें कौन सा काम नहीं है, तो वो है आपका ऑक्सीजन और पानी। क्या है आपका? ऑक्सीजन और पानी। महत्वपूर्ण उत्पाद ये।
और गैर उत्पाद जिसका काम नहीं होता है वो है आपका ऑक्सीजन और आपका पानी। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किससे बना है? ये बना है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसे बना है क्योंकि ये 12 मॉलिक्यूल जो हमने इस्तेमाल किए हैं पानी के, ये पानी टूट जाता है आपका H+ और O नेगेटिव आयंस में, बराबर है। और ये जो हाइड्रोजन है भाई साहब यहाँ पे ऐड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। क्योंकि हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन को ऐड किया जाए, यो ऑक्सीजन को निकाला जाता है, तो उस टाइम पे उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर कर कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। और वही अगर मैं पानी की बात करता हूं तो पानी का क्या हो रहा है? यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें से 6 मॉलिक्यूल जो है भाई साहब ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ऑक्सीजन से। मान कि हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए हमने, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल दिए। और किसी चीज से अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो पानी का यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उसके पहले ये एक महत्वपूर्ण डायग्राम आप सभी के साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूं, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कैसे बोला है। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो 2 फेज में होती है। कितने फेज में होते हैं, कितने स्टेप्स में होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं जितने बातें बोल रहा हूं उसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको ये सभी बातें जो है अच्छे से समझ में आए। मैंने क्या बोला है कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस में होती है। कितने होते हैं? 2 स्टेजेस में होता है। एक पहली स्टेज जिसे बोला जाता है लाइट रिएक्शन। पहली स्टेज जिसे बोला जाता है लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाशीय प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। सर, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो केवल और केवल प्रकाश के होते हुए ही होती है, जिसको प्रकाश की जरूरत होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। मान की फोटोसिंथेसिस की जो पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, वो लाइट रिएक्शन होती है। अब इसमें पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल हमने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया था, इसका क्या हुआ है जी? इसको हमने ब्रेक किया है ऑक्सीजन में। क्या किया है? ब्रेक किया है ऑक्सीजन में। और साथ में आपको क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है और NADPH मिल रहा है लाइट रिएक्शन में। फिर यहाँ पे एटीपी जो बना है वो गया है आपके केल्विन साइकिल में। किसमें गया है? केल्विन साइकिल में। और केल्विन साइकिल ही एक डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है। ये सेकंड स्टेज होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की। और इसमें क्या होता है जी? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर शुगर का उत्पाद, माने कि कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है कि पौधों में, ये एक्चुअली हायर स्टैंडर्ड्स में पूछा जाएगा, जो जनरली 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के एग्जामिनेशन देने वाले, उन सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल जो होती है, जो फोटोसिंथेसिस का एक डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है, उसका उत्पाद क्या होता है? तो आंसर आपका रहेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। मशरूम क्या है? कितने लोगों ने मशरूम खाया है? और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देंगे कि मशरूम कौन से विटामिन का, कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? अच्छा स्रोत होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरह से मशरूम माने कि क्या होता है? एक प्रकार का फंगस है। क्या है? एक प्रकार का फंगस है। और मशरूम में कौन सा विटामिन जो है अच्छा होता है? तो याद रखिएगा, उनमें बी कॉम्प्लेक्स अच्छा मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है। और उसी तरह से मशरूम जो होता है वो प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। और उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। और इसीलिए माना जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं,
जिनको डायबिटीज या शुगर हुआ है, उन सभी के लिए मशरूम एक बहुत ही अच्छा खाद्य होता है। कैसे होता है? मशरूम बहुत ही अच्छा खाद्य होता है। और उसी के साथ साथ सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं मशरूम के पोषण विधि की बात करता हूं, अगर मैं पोषण विधि की बात करता हूं, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन ये प्राप्त करता है, कौन से माध्यम से प्राप्त करता है, तो उसे उसका आंसर क्या दोगे? ये मृतजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? सैप्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। कोई मुझे बता सकता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके अंदर कौन से प्रकार की पोषण विधि होती है? देखते हैं कितने लोग जो है सही उत्तर दे पाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कौन से प्रकार की पोषण विधि होती है? ये ऑटोट्रोफिक होते हैं कि हेटेरोट्रोफिक होते हैं, माने कि स्वयपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया जो है इसमें से ऑटोट्रोफिक रहेंगे, मान कि स्वपोषी रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्वपोषी रहेंगे। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं भाई साहब, वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मान कि ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है कोई ऐसा उदाहरण बैक्टीरिया का जो कि भाई साहब ऑटोट्रॉफ हो, मान कि वो जो खुद का खाना खुद बनाए? तो उसका एक उदाहरण हमेशा आपको ध्यान में रखना है। उसका उदाहरण एक है आपका ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी। और ये खुद का खाना कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं आपकी प्रकाश संश्लेषण से। किसे? प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं खाना। और एक प्रकार के जीवाणु है जो मैंने आपको बताया है कि वो खुद का खाना तो बनाते हैं, पर वहां पे वो प्रकाश का इस्तेमाल नहीं करते। कोई बता सकता है? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, देखिए, दुनिया में ऑटोट्रॉफ का मतलब ये नहीं होता है कि हर जीव प्रकाश का इस्तेमाल कर कर ही खुद का खाना बनाए। हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे भी जीव है जो अपना खाना प्रकाश के इस्तेमाल के बिना भी बना सकते हैं। और उसमें से ही एक कुछ जीव है जिनका नाम है बैक्टीरिया, माने कि जीवाणु, जो इतने गहरे समंदर में रहते हैं कि जिसके ऊपर जो है, उसके पास जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और प्रकाश ना पहुंचने के वजह से उनके अंदर प्रकृति ने कुछ ऐसे निर्माण कर लिए गुण कि वो जो है समंदर के जो बेड्स होते हैं, जमीन होते हैं, उसके ऊपर रहकर जो सल्फाइड्स उनके आजू बाजू प्रेजेंट होते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं वो फूड में या ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में जिसे बोलेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है केमोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? केमोसिंथेसिस। और ये केमोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया है उनको बोला जाता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या केमोसिंथेटिक जीवाणु। तो ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में जो क्या बोलेंगे, स्वपोषी होते, वो हमेशा हमेशा प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी? चलो, बहुत बढ़िया। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे बोला जाता है आपका केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि आर एच विटाकर साहब जी ने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, वहां पे आपका फंगी कहां पर आता है? तो फंगी यहां पर आ रहा है। ये कैसे होती है जी? इनके ऊपर सेल वॉल होता है। फंगी के ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे कि जो कवक होते हैं, जो फंगी होते हैं, उनके ऊपर कौन से सेल वॉल होते हैं। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे जी। लाइक शेयर कमेंट चलते रहना चाहिए। चलिए, बताएंगे सभी लोग आंसर करेंगे कि फंगी के ऊपर, माने कि कवक के ऊपर कौन से प्रकार का सेल वॉल? जी बहुत बढ़िया, वो काइटिन होता है। और उसी तरह से ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, माने कि बहुकोषीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोषीय होते हैं। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? किण्वन के बाद गुड़ का सबसे व्यापक उपयोग किसके उत्पाद में होता है? ये भी आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? किण्वन के बाद गुड़ का सबसे व्यापक उपयोग किसके उत्पाद में होता है?
फर्मेंटेशन के बाद, बहुत बढ़िया, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इथेनॉल। क्या रहेगा? इथेनॉल। और कोई मुझे बता सकता है कि हमारे भारत राज्य में या भारत देश में सर्वाधिक इथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ये एक्चुअली आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग कर देंगे। और उसी तरह से इस किण्वन के लिए उपयोग में लाने वाले उस फंगस का नाम क्या है? उस फंगस का नाम क्या है? उसे बोला जाता है आपका ईस्ट बोला जाता है, जिसे बोला जाता है खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। और उस खमीर का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। क्या बात है, यूपी पक्का? चलो लॉक कर देते हैं, आपका सुन लेते हैं। और सर्वाधिक इथेनॉल का प्रोडक्शन यूपी में होते हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और सभी लोग इसका खमीर का भी नाम लिख देंगे। कल मैंने इसके बारे में बताया था। और इस कौन सा प्रकार का शोषण करते हैं? ये अवायवीय शोषण करेंगे। ये क्या करेंगे? अवायवीय शोषण करेंगे। और इस अवायवीय शोषण में क्या उत्पाद मिलता है आपको? मिलता है इथेनॉल और मिलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और ये इथेनॉल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बियर और वाइन इंडस्ट्री में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कहां पर होता है? बेकरी इंडस्ट्री में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि जो गुड़ है उसको सड़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्जन है। ये आपके सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी। बहुत बढ़िया जी, अथर आर्यन जी ने आंसर बताया। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी उस खमीर का नाम है जिसका उपयोग जो है इथेनॉल इंडस्ट्री में किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, सही। तो यहां पे इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा अगर हमें ऐसे बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाए। भाई साहब ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो चुका है कि भाई साहब जब कभी भी दही देखते होंगे, है ना, जब कभी भी दही देखते होंगे, क्या आपको बैक्टीरिया नजर आता है उसमें? कभी अपने मम्मी को, पापा को, बहन को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को कभी आपने बताया कि दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं? किसी ने बताया है? कभी बता के देखना भाई साहब, एक गाल के नीचे चपाटी मारेंगे, हट बुर्बक, है ना, ऐसे बोलेंगे। दही में कोई बैक्टीरिया होता है? दही तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें भी पता है। पर हम विज्ञान के स्टूडेंट है, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, बराबर है। तो अब से दही में बैक्टीरिया होता है, कभी बता के देखिए भाई साहब। पक्का बोले बताओगे ना, एक तो झाड़ू पड़ेंगे, नहीं तो भाई साहब बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और अगर आपने गलती से बता दिया क्या आपको पता है कि मानव शरीर की जो बड़ी आंत होती है भाई साहब उसमें भी बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? वो भी यही बैक्टीरिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं। या उसे हम क्या बोलते हैं जी? है ना? हाँ सर, आज सभी कहा गए रोज डे मनाने के लिए। अरे ठीक है ना, रोज डे मना दीजिए, गुलाब वैसे भी कल जो है झड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहां पर आए तो आप जो है विजय दिवस मनाएगा। क्या बनाएगा? विजय दिवस मनाएगा, ठीक है। ओके, चलिए बताइए ये माइकोबैक्टीरियम जो भाई साहब यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिख दीजिएगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया है पहले भी, माइकोबैक्टीरियम के बारे में। इसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है जो हमारे लंग्स के लिए हानिकारक होता है, उस बैक्टीरिया का नाम जो है जरूर लिख देंगे, ठीक है। चलिए केशव कुमार जी, थैंक यू वेरी मच जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। हाँ देखो, मैंने बोला था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, है ना, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टीबी नाम की बीमारी होती है, जिसे हम टीबी रोग या इसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि ये टीबी जो रोग हो रहा है, जो डिसीज हो रहा है, ये हमारे मानव शरीर के कौन से तंत्र को जो है भाई साहब इन्फेक्ट करता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? हमारा जो श्वसन प्रणाली रहेगी, जो हमारी श्वसन प्रणाली रहेगी, श्वसन प्रणाली।
और इस श्वसन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग कोई होगा तो वो होते हैं हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स माने कि फेफड़े होते हैं, और इन्हीं फेफड़ों को इन्फेक्ट करने का काम कौन करता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली करता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीएस पीआरटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम एक एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। 2011, 12, 13, ये लगभग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो बहुत इजी थे। अब देखिएगा कमाल, जब 2017-18 का पेपर देखेंगे और सभी लोग उसके लिए तैयार रहेंगे जी। केवीएस पीआरटी का और टीजीटी का जो हम 2017-18 का जो पेपर है वो हम जल्दी ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग आंसर कर देंगे और सभी को पता है कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में। ये रेंज हमने हमेशा याद करके रखी है। सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि ये कैसे है, क्षारीय है कि अम्लीय है? तो ये होता है आपका क्षारीय धर्मी होता है। कैसे होता है? क्षारीय मान कि बेसिक नेचर का होता है। और उसी तरह से अगर बेसिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि मानव शरीर के रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है, जो कि एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, जो आपका जनरली पीले रंग का नजर आता है, ये लगभग 60 से लेकर जो 75% है, 60 से 65 या 75% पकड़ लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का वहन इसके द्वारा किया जाता है। और वो किया जाता है आपका बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। और ये बाइकार्बोनेट के वजह से ही हमारे मानव रक्त का जो पीएच होता है वो कैसे होता है? क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? चलिए यहां पर पूछा गया है कि कौन सा डिसीज जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका DSSB का क्वेश्चन है। ये हमारे DSSB का क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी अभी हमने उस डिसीज के बारे में डिस्कस किया है। उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा आपका ट्यूबरक्लोसिस। क्या रहेगा? ट्यूबरक्लोसिस इज द करेक्ट आंसर। और बाकी के जितने भी डिसीज आपको दिए गए हैं भाई साहब, ये 2 डिसीज ये होते हैं आपके वायरस के वजह से। किसके वजह से? वायरस। माने कि ये दोनों डिसीज होते हैं विषाणु जन्य रोग होते हैं। और ये अस्थमा जो होता है ये एक प्रकार का वातावरणीय प्रदूषण के कारण होता है। किसकी वजह से? वातावरणीय प्रदूषण के कारण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा तरह की तरह। और मैं अगर आपको पूछूं कि ये मम्स नाम का डिसीज जो है हमारे कौन से ऑर्गन या कौन से चीज को इन्फेक्ट करता है? कंठमाला जिसे बोला जाता है। अगर आपने देखा है कभी और कभी अगर महसूस किया या किसी को हुआ है तो वो हाथ खड़ा करके बता देगा कि सर मम्स ऐसे होता है, यहां पर होता है, यहां पर हमारी सलाइवरी ग्रंथि होती है। उस सलाइवरी ग्रंथि को इन्फेक्ट कर उसमें ऐसे हो जाता है। उसको बोला जाता है मम्प, जिसे दूसरा नाम भी है, इसे बोला जाता है गलसुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गलसुआ बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। क्लियर है? थायराइड ग्रंथि अलग हो, थायराइड ग्लैंड अलग है। थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड अलग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो हमने बोला आपने मम्प डिसीज के बारे में। ये देखियो हमारी जो सलाइवरी ग्रंथि होती है उसमें एक ग्लैंड होती है हमारी, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। वो इस तरह की सूज जाती है भाई साहब, बड़ी हो जाती है। और उसी को क्या बोला जाता है? मम्फ बोला जाता है। और ये विषाणु के वजह से होता है। और उस विषाणु का नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामिक्सो वायरस के नाम से जाना जाता है। और उसी के बाद होता है स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं, जो कि एक वेरियोला वायरस के कारण होता है। और आपके शरीर के ऊपर जो है इस तरह की फुंसियां आती लगती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। और वही पानी जब किसी हवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से, मुंह के माध्यम से या किसी भी स्त्राव के माध्यम से अगर दूसरे शरीर में या दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो भाई साहब उसे भी वो डिसीज हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लिए। अरे भाई साहब ये तो क्वेश्चन लीक हो गया, ये क्वेश्चन तो लीक हो गया। तो इस क्वेश्चन के मार्क किसी को नहीं मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन के मार्क किसी को नहीं मिलने वाले हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा?
मैं HIV की बात कर रहा हूं, माने कि HIV का लॉन्ग फॉर्म लिख देंगे सभी लोग। HIV का मतलब क्या है? और HIV ये एक प्रकार का क्या है? जीव है या डिसीज है? ये तो सभी को पता है जी, सभी को पता है। ये एड्स का कारक होता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का मतलब होता है HIV। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि HIV हमारे कौन से तंत्र को इन्फेक्ट करता है। और ये एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक प्रकार का प्राणीजन्य, एक प्रकार का प्राणीजन्य रोग होता है। प्राणीजन्य का मतलब होता है जिसे बोला जाता है जूनोटिक डिसीज होता है। कैसे होता है? जूनोटिक डिसीज होता है। और ये जूनोटिक डिसीज मतलब क्या होता है? जब कभी भी किसी पशु से या किसी प्राणी से, जानवरों से इंसानों में डिसीज आ जाए, या कोई इंसानों वाला डिसीज किसी प्राणी को अगर हो जाता है, किसी जानवर को अगर हो जाता है, तो उस प्रकार के डिसीज को क्या बोला जाता है? जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताएंगे, सभी लोग मुझे ये लिख के बताएंगे कि ये HIV कौन से जानवर से हम इंसानों में आया है। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। और उसी प्रकार से बाकी के भी कुछ जीनोटिक डिसीज अगर आपको पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी अभी आप सभी ने पता है कि जो कोरोना वायरस आया है, जो कोरोना वायरस आ रहा है, उसी तरह से आपने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा। उसी तरह से एक और डिसीज था, उसका नाम क्या है जी? HMPV वायरस। HMPV वायरस ये अभी अभी दुनिया में जो है भाई साहब फैल रहा था। उसके बाद निफा वायरस, निपा, निपा, ये सभी के सभी जो डिसीज है, ये सभी के सभी आपके जूनोटिक डिसीज थे। कैसे थे? जूनोटिक डिसीज थे। और मैं आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है कि ये प्राणीजन्य रोग कौन सा था? वो था आपका मंकी। मंकी यानी कि बंदर, बंदर से ये इंसानों में आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये हेपेटाइटिस जो होता है भाई साहब, ये कौन से प्रकार का डिसीज है? ये विषाणुजन्य होता है कि जीवाणुजन्य होता है? तो यहाँ पे पहला आंसर लगता है आपका कि ये विषाणुजन्य रोग है। कैसा है? विषाणुजन्य रोग है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के वायरस है जो जनरली इंसानों में पाए जाते हैं। बराबर है? और अगर आपको पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस हमारे कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? लीवर। उसका आंसर क्या रहेगा? लीवर रहेगा। और उसी तरह से प्लेग, ये भी भाई साहब पिस्सू के कारण फैलता है। अगर मैं कैंसर की बात करता हूं, तो कैंसर आप सभी को पता है कि कैंसर ये कोई जेनेटिक डिसीज नहीं है, ना ही ये किसी पैथोजन से कॉज होता है। ये किसके वजह से होता है? ये होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से, जिसमें अक्सर ये होता है कि कैंसर में WBC की संख्या जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपके शरीर उसके ग्रसित हो जाता है, वो अपनी कोशिका ही कोई खाने लगता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताता है, और ये बहुत सारे डिसीज है। ठीक है, हाँ, इसमें एक बात बताना भूल गया था मैं कि हेपेटाइटिस जब किसी को हो जाता है तो आप सभी को पता है कि उनका शरीर, उनकी आंखें जो कुछ इस प्रकार की पीली पीली आपको नजर आएगी। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसी कौन सा चीज हो जाती है लीवर के अंदर कि जिसके वजह से जो है आपका शरीर के अंदर का द्रव्य और बाकी शरीर जो है पीला पड़ने लगता है? कोई बता सकता है? जी बिल्कुल, पीला पड़ जाता है, जिसे जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कि हमारे शरीर में बनने वाला एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। इसके हम क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन बोलते हैं। और ये बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट जो है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर, जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बिलीरुबिन जो आपके लगभग पीले रंग का होता है, और यही पीलापन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसके बाद कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और आपका पूरा शरीर ऐसे लगने लगेगा मानो किसी दूल्हे को या दुल्हन को दूसरी दिन उसकी शादी है और मान लो हल्दी लगा दी है भाई साहब, इस तरह से पीला पड़ जाता है। और ये जो हेपेटाइटिस माने कि जॉन्डिस जो डिसीज है भाई साहब, उसके ऊपर ऐसे कोई ठोस ठोस मेडिसिन नहीं है, पक्का पक्का बोल दे कि भाई साहब इसके वजह से जो है आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, जी नहीं। 100% कंफर्मेशन होने वाली मेडिसिन जो है अभी भी नहीं उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इस तरह से कुछ लगे तो इसकी इनिशियल स्टेज में ही जो अगर आप अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हो
तो ये ठीक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज सभी के लिए रहा। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे बोला गया है कि बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट्स। चलिए जी सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो नाइट्राइड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं? और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से आंसर कर देंगे। और इसका आंसर जो है भाई साहब आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। कहां पे मिलेगा? एनसीईआरटी में दिया गया है। और बहुत बढ़िया यहाँ पे आंसर भी आपको दे रहे हो। तो इसका आंसर उसको बोला जाता है नाइट्रोबैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रोबैक्टर बोला जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग जो आंसर दे रहे हैं वो बोल रहे कि सर अजिटोबैक्टर होता है। तो याद रखिएगा कि ये अजिटोबैक्टर क्या करता है, हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करके उसे भाई साहब इसमें माने कि नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। किसमें? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को। पर पहले से ही ये जो नाइट्राइट्स जो सॉइल में मौजूद है उसे नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने का काम करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जनरली एक नाम दिया गया, उनको नाइट्रोबैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रोबैक्टर बोला जाता है। और इसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। आप यहां पर देख पा रहे हो, देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है इसे सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे अजिटोबैक्टर हो गया, राइबोसियम हो गया, ये सभी बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर इनको नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टर बोला जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये एक्चुअली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो 2000 जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये 2017 या 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, 2017-18 का ये क्वेश्चन है। अगर आपको याद आ रहा है तो सभी लोग मुझे इसका आंसर बता देंगे। चलिए बताइए, पूछा गया है कि H1N1 वायरस कभी कभी समाचार में किस बीमारी के संबंध में उल्लेखित होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारे जनरली केवीएस या एनवीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, केवीएस और एनवीएस में भी पूछा जाता है। सब लोग इसका आंसर कर देंगे, बहुत बढ़िया जी। H1N1 वायरस, वैसे तो आंसर आपने देख ही लिया था। चलो बहुत बढ़िया आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये H1N1 वायरस किसके वजह से फैलता है? ये भाई साहब स्वाइन के वजह से फैलता है, पिग के वजह से फैलता है। और इसी बोला जाता है स्वाइन फ्लू बोला जाता है। H1N1 वायरस, ठीक है, वायरस जन्य रोग है, विषाणु जन्य रोग होता है। और ये एक प्रकार का फिर से एक किसी जानवर के माध्यम से फैल रहा है, तो इसे हम जूनोटिक डिसीज बोलेंगे, प्राणी जन्य रोग बोलेंगे। बराबर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सभी लोग मुझे बताएंगे डेंगू, बर्ड फ्लू, एड्स तो हमने देख लिए। ये डेंगू किसकी वजह से फैलता है और बर्ड फ्लू किसकी वजह से फैलता है? चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। डेंगू एक विषाणु जन्य रोग है कि जीवाणु जन्य रोग है? सभी लोग पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए बताइए सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको बर्ड फ्लू के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, बर्ड फ्लू आप सभी को पता है वो जनरली जो है अभी अभी फैला भी था जी, बहुत बहुत बढ़िया। डेंगू जो है ये एक प्रकार का जो है वेक्टर जनित रोग होता है। ये कैसे होता है? इसे बोला जाता है, ये एक प्रकार का वेक्टर जनित रोग होता है। वेक्टर जनित रोग होता है माने कि किसी कीट के माध्यम से जो है वो एक एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करता है। और उसी तरह से जी बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। तो डेंगी नाम के जो है डेंगी नाम का वायरस होता है, इसकी वजह से डेंगू होता है। बर्ड फ्लू की बात करूंगा तो ये होता है H5N1 वायरस की वजह से। H1N1 बोल दिया तो स्वाइन फ्लू हो गया, अगर H5N1 बोल दिया तो वो होता है आपका बर्ड फ्लू का वायरस है।
और ये जनरली आपको पक्षियों में नजर आता है। किसमें आता है? पक्षियों में नजर आता है, माने कि बर्ड्स में नजर आता है, ठीक है। और ये जो आपका H5N1 वायरस है वो जनरली इंसानों में नहीं फैलता है और जनरली वो खत्म हो जाता है बर्ड्स के अंदर ही, ठीक है। चलिए, और ये रहा आपका स्वाइन फ्लू, आपको सभी को पता है, हमने पढ़े। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यही फिगर मैंने अभी अभी ऐड किए, जो H5N1 वायरस होता है उसकी वजह से आपका बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका डेंगू वायरस, आप सभी को पता है डेंगू नाम के वायरस की वजह से होता है, जो एडिस नाम के मॉस्किटो की वजह से फैलता है। कौन सा? एडिस एजिप्टिस, ठीक है। एडिस नाम के मॉस्किटो माने कि मच्छर की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ओके, चलिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आप सभी के लिए ये होमवर्क रहेगा और इसी तरह से हमारे सेशन भी चलेगा। फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूं कि इस आने वाले संडे के दिन आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया एक जो है मैराथन अरेंज की गई, जहां पे बीपीएससी के सभी टीआरई एग्जामिनेशन में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन से पीवाईक्यू है सबका रिवीजन करने वाले हैं। और उसी तरह से जो है 60% का महा ऑफर शुरू है, जहां पर आप अपनी सीट बुक कर टीम परीक्षा से जुड़कर जो है अपना शिक्षक बनने का सपना आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज के जरिए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। आपको विज्ञान से डर लगता है तो आपको बता दूं, अगर आपको विज्ञान इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और उसी पूरे पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के लिए, उनको डिटेल में जानने के लिए आप सभी को जुड़ना है इस संडे को होने वाली हमारी विज्ञान की महामैराथन, जो ठीक 2 बजे शुरू होगी, जहां पर हम BPSC 1, BPSC 2, BPSC 3, 3.0 री एग्जाम इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ने वाले। तो सभी लोग जरूर जुड़ेंगे इस संडे होने वाली महामैराथन ठीक 2 बजे। मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूं।